असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं, आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। इन विचारों को आप प्रथम भाग में जान चुके हैं और भी बहुत सारी जानकारियां शेष है। अब हम जानेंगे उनके जीवन से संबंधित रोचक घटनाएं एवं भारत विकास पर। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक यादुराय सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 इच्छा, आस्था, अपेक्षा इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तक ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वो सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोही उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। APJ अब्दुल कलाम की इसरो में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि SLV-3 की सफल प्रक्षेपण के साथ है, जिसने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा। जून 1982 में डॉक्टर कलाम ने मिसाइल विकास कार्यक्रम को आकार देने की जिम्मेदारी संभाली। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने की दिशा में काम तो वर्ष 1945 में ही शुरू हो गया था, जब होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायनों में इस दिशा में भारत की सक्रियता 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बढ़ी। इस युद्ध में भारत को शर्मनाक तरीके से अपने कई इलाके चीन के हाथों गंवाने पड़े थे। इसके बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर महाद्वीप में अपनी धौंस पलटी और तेज कर दी। दुश्मन पड़ोसी की ये हरकतें भारत को चिंतित व विचलित कर देने वाली थी। लिहाजा सरकार के निर्देश पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने प्लूटोनियम व अन्य बम उपकरण विकसित करने की दिशा में सोचना शुरू किया। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया और 1972 में इसमें दक्षता प्राप्त कर ली। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इसके लिए स्थान चुना गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित छोटे से शहर पोखरण के निकट का रेगिस्तान और इस अभियान का नाम दिया गया मुस्कुराते बुद्ध। इस नाम को चुने जाने के पीछे ये स्पष्ट दृष्टि थी कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। पहले परमाणु परीक्षण के बाद 24 साल तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव व राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति के अभाव में भारत के परमाणु कार्यक्रम की दिशा में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई।
1998 में केंद्रीय सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने अपने चुनाव अभियान में भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया था। सत्ता में आने के 2 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने इस वादे को मूर्त रूप देने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों को यथाशीघ्र दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी के निर्देश दिए, चूंकि इससे पूर्व 1995 में भारत की परमाणु तैयारियों की भनक अमेरिका को लग चुकी थी। इसलिए इस बार अभियान की तैयारियों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों तक को इसके बारे में पता नहीं था। पूरे अभियान की रणनीति में कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी व राजनेता भी शामिल थे। एपीजे अब्दुल कलाम, राजगोपाल चिदम्बरम अभियान के समन्वयक बनाए गए। उनके साथ डॉक्टर अनिल काकोडकर समेत 8 वैज्ञानिकों की टीम सहयोग कर रही थी। अभियान की जमीनी तैयारियों में 58 इंजीनियर्स रेजिमेंट ने सहयोग किया। परीक्षण स्थल पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सैनिकों के भेष में ले जाया गया। परीक्षण करने के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े कुएं खोदे गए। इन कुओं में परमाणु बम रखे गए तथा कुओं के ऊपर रेत के पहाड़ बना दिए गए। इन पहाड़ों पर मोटे मोटे तार लगाए गए और फिर विस्फोट किया गया, जिससे आसमान में धुएं का गुबार फैल गया और विस्फोट स्थल पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस प्रकार भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिनमें 45 किलोटन का एक तापीय परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। मई 11 को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलोटन का विखंडन उपकरण और 0.2 किलोटन का सहायक उपकरण शामिल था। इसी प्रकार 13 मई 1998 को भी 0.5 किलोटन और 0.3 किलोटन के उपकरण का परीक्षण किया था। इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। एकमात्र इजरायल ही ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया। पोखरण परीक्षणों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया था। भारत विकास क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाए हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। क्या आप भी इन वाक्यों से सहमत हैं? तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे विचार के साथ।